मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कश्मीर में सूरत हाल बदस्तूर कशीदा है। आज अमेरिका की एक एनजीओ जेनोसाइड वॉच ने कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से एक बड़ी खौफनाक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें उन अवामिल की निशानदेही की गई है कि जिनके मुताबिक मकबूजा कश्मीर में सूरत हाल नस्ल कुशी की जानिब बढ़ रही है। जिनीवा में अक़वाम मुत्तहिदा के मातहत इंसानी हकूक के जो माहिरीन हैं, उन्होंने भी सूरत हाल पर आज तशवीश का इजहार किया। लेकिन भारत की यह दहशत गर्दी और बदमाशी सिर्फ मकबूजा कश्मीर तक ही महदूद नहीं, बल्कि पाकिस्तान के साथ एक और महाज खोला गया है, जिसका हदफ हमारे खेत खलियान, गांव, कस्बे और पाकिस्तान के लोग। मैं बात कर रहा हूं भारत की आबी दहशत गर्दी की। भारत की जानिब से इजाफी पानी छोड़ने से दरिया सतलुज में अभी इस वक्त जो है वो सैलाब आया हुआ है। कसूर के 18 देहात ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। अहमदपुर सियाल में भी दर्जनों देहात जो है वो डूब गए हैं और आने वाले दिनों में सूरत हाल मजीद खराब होने वाली है। इसकी बुनियादी वजह जो है वो भारत की तरफ से छोड़े जाने वाले पानी के हवाले से पाकिस्तान को किसी किस्म की मालूमात ना देना है। जानबूझकर पानी के बहाव से मुतालिक जो डेटा है वो शेयर नहीं किया जा रहा, जिसकी बुनियाद पर सैलाबी पानी की सूरत हाल के मुतालिक अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा है। पाकिस्तान की तरफ से इंडस वाटर कमिश्नर जो है वो भी खत लिख चुके हैं और दफ्तर खारजा जो है वो भी खत लिख चुका है। फ्लड डेटा हमें वो नहीं आया, जो डेटा हमें चाहिए था, जिसका एग्रीमेंट था, वो उन्होंने नहीं दिया है, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। 1989 में बेनजीर भुट्टो की हुकूमत के दौरान सिंतास मुआहदे के तहत पाकिस्तान और भारत ने एडवांस फ्लड इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट पर दस्तखत किए थे। सिंतास मुआहदे का आर्टिकल 6 के मुताबिक भारत 1 जुलाई से 10 अक्टूबर तक दरिया सतलुज, झेलम, चनाब, रावी और जम्मू के दरियाओं में पानी का जो 9 मुख्तलिफ मकामात पर हर 6 घंटे बाद, 3 घंटे बाद और 1 घंटे बाद जो डेटा है उसको देने का पाबंद था। लेकिन इस साल भारत इस मुआहदे की तजदीद से ही इनकारी रहा है और इसने मुआहदे की जो है वो उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए 1 जुलाई तक का जो डेटा है वो सिर्फ 19 अगस्त को जो है वो शेयर किया। भारतीय हुकाम ने जो है वो दरिया सतलुज पर बहाव के हवाले से सिर्फ एक इतला दी है, लेकिन मुआहदे की तजदीद नहीं की जा रही और मालूमात शेयर करने में भी ताखीर की जा रही है। ये सब कुछ एक सोचे समझे मंसूबे के तहत जो है वो किया जा रहा है और भारत की पाकिस्तान के खिलाफ आबी जारियत की जो सी है उसका तसलसल है। भारतीय वजीर आजम और वज़रा बार बार पाकिस्तान का पानी बंद करने की धमकियां भी इससे पहले दे चुके हैं। भारत की साबिक जंग से पाकिस्तान के दरियाओं, इसकी ज़राअत और लोगों को बराह रास्त खतरा है। पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है, क्या आलमी अदालत में जाया जा सकता है, इस पर बात करने के लिए आज प्रोग्राम के जो है वो आगाज में आज इस हवाले से बात करेंगे और इसके साथ साथ जो एहतसाब के अमल के हवाले से सवालात उठाए जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत का 1 साल मुकम्मल हो गया है, इसमें जो एहतसाब का अमल है वो कैसा चला है उस पर भी बात करेंगे। मगर भारत की आबी दहशत गर्दी पर बात करने के लिए इस वक्त सैयद मेहर अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद है, इंडस वाटर कमिश्नर है पाकिस्तान के। मेहर अली शाह साहब बहुत शुक्रिया सर, आप मसरूफ हैं, आपने हमारे लिए फिर भी वक्त निकाल लिया। ये कुछ चीजें मैंने जो सामने रखी हैं कि ये डेटा जो है वो शेयर नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से यहां सूरत हाल बड़ी खतरनाक हो सकती है। ये क्यों कर रहा है भारत, ये हो क्यों रहा है? देखिए, मैं आपके साथ फैक्चुअल सिचुएशन शेयर करता हूं। इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो आर्टिकल 4 पैराग्राफ 8 है, उसके अंदर ये बेसिकली इंडिया की एक ऑब्लिगेशन है कि जो इंडिया है उसने पाकिस्तान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्चार्जेस जो हैं, फ्लड के डिस्चार्जेस, वो कम्युनिकेट करने हैं। ये सिचुएशन, ये वाली क्लॉज जो है ये इंडस वाटर ट्रीटी में 1960 में जो है वो डाली गई और ये 1960 से लेके 1988 तक यही मैकेनिज्म जो है वो उस पर इम्प्लीमेंटेशन होती रही। सब्सिक्वेंटली 1988 के अंदर एक बड़ा फ्लड आया था सतलुज में, जिसके बाद 1989 में कमीशन लेवल के ऊपर एक मुआहदा किया गया और वो उस मुआहदे में ये कहा गया कि जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के अलावा भी जो बाकी दिनों का फ्लो है वो भी इंडिया प्रोवाइड करेगा फ्लड सीजन में 1 जुलाई से 10 अक्टूबर तक। ये अरेंजमेंट 30 ईयर तक चला। अभी ये पहला साल है कि जिसमें इंडिया ने कहा कि हम सिर्फ जो इंडस वाटर ट्रीटी के नीचे ऑब्लिगेशंस हैं उसके तहत आपको प्रोवाइड करेंगे और आपको 1988 जो है 89 के एग्रीमेंट के नीचे हम आपको लेंगे।
तो वो हमने उसके ऊपर अपना कंसर्न उनको कन्वे किया कि जी ये एक ऐसी चीज थी जो कमीशन लेवल के ऊपर तय हुई थी और वो हर साल रिन्यू होती है, तो कोई वजह नहीं है कि आप उसको मगर शाह साहब, मोटिव आपको क्या लगता है? ये जो सूरत हाल है इसमें भारत की तरफ से एकदम ये कहना कि जी कि हम इस मुआहदे को अब एक्सटेंड नहीं करेंगे, या इसका जवाब ही नहीं आपको जो दे रहे, मोटिव क्या हो सकता है इसके पीछे? देखिए, यानी मैं तो बेसिकली ट्रीटी के नीचे कमिश्नर हूं और मैं आपको ट्रीटी के तहत बात कर सकता हूं। बाकी मतलब है ये इसके ऊपर बेहतर पोजीशन में है फॉरेन ऑफिस और बहैसियत एक पाकिस्तान के शहरी के हम लोग जो देख रहे हैं, जो दो मुल्क के ताल्लुकात हैं वो डेफिनेटली हैं। और मैं एक चीज आपके साथ जो है वो शेयर करता चलूं कि इंडस वाटर ट्रीटी का जो प्रीएम्बल है, हाँ। वो ये कहता है कि क्योंकि दोनों ममालिक इंडस बेसन के पानी की यूटिलाइजेशन के लिए इक्वल डिजायर रखते हैं, देयरफॉर हम ये ट्रीटी कर रहे हैं जिसमें दोनों कंट्रीज के राइट्स और उनकी ऑब्लिगेशंस को हम फिक्स और डिलिमिट कर रहे हैं अंडर दी स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन एंड फ्रेंडशिप। अच्छा। तो देयरफॉर जो ट्रीटी की इम्प्लीमेंटेशन है उसको बड़ी आसानी से समझा जा सकता है कि दोनों मुल्कों के दरमियान के माबैन जो ताल्लुकात हैं बाकी मामलात पे, वो बेसिकली जो है वो इस ट्रीटी की इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल है। अच्छा, ठीक है। और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्या हो सकती है? आप जाहिर बात है ये अगर नॉन कमिटल होती है या मुआहदा एक्सटेंड नहीं होता, ऑप्शन जो है वो इसमें क्या हो सकती हैं? कौन जो है वो बैठ के जो है वो इसको सेटल कर सकता है, या मौजूदा जो हालात है उसमें आपको लगता है कि ये रेजोल्यूशन की गुंजाइश, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की गुंजाइश है? देखिए जी, जब हम इसको रिन्यू भी करते हैं और बाकी भी, ये एक इंडस वाटर ट्रीटी की खूबसूरती है कि ये कमीशन लेवल के ऊपर सबसे पहले दोनों कंट्रीज को पाबंद करती है कि आपने साल में कम से कम एक मीटिंग करनी है और उसके अंदर जितने भी आप जो है वो आइटम्स पे डिस्कशन करना चाहते हैं वो करें। हमारी एक मीटिंग जो है वो कम से कम एक मीटिंग ट्रीटी के अंदर है कम से कम। तो हमारी जो है वो टाइम है कोई 31 मार्च 2020 तक एक मीटिंग होनी है, लेकिन हमने उससे पहले इंडियन कमिश्नर को मैंने जो है रिक्वेस्ट भिजवा दी हुई है। अच्छा। कि आप जो है वो जल्द से जल्द एक आप इसके ऊपर मीटिंग जो है वो आप करें, और वो उसका भी जवाब आना बाकी है। आज भी मैंने जो है वो अपने काउंटर पार्ट से रब्ता करने की कोशिश की टेलीफोन पे, लेकिन मैं कामयाब नहीं हो सका उसके अंदर, मेरी बात नहीं हो सकी उनसे, वो कहीं और मीटिंग में थे। बहरहाल हमने उनको इस पे लेटर भेजा हुआ है और हम ट्रीटी के मुताबिक इसको मीटिंग के दौरान ये एक मैंने प्रपोज किया है कि जी हम ये भी एक एजेंडे आइटम के ऊपर बात करना चाहते हैं। अच्छा, ठीक है। मेहर अली शाह साहब, बहुत शुक्रिया, इंडस वाटर पाकिस्तान के हमारे साथ मौजूद थे। वेरी क्विकली मेरे साथ जो आज के प्रोग्राम में गेस्ट मौजूद है उनका मैं तारुफ करा दूं। फरूख हबीब साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, मेंबर कौमी असम्बली। फरूख, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरीन अनवर राजा साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, वो भी हमारे साथ लिंक के जरिए मौजूद हैं। और अयाज खान साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एक्सप्रेस न्यूज़ से वाबस्ता है। अयाज खान साहब आपका बहुत शुक्रिया। अयाज खान साहब, मैं आपसे ज़रा इस डिबेट का आगाज़ करूँगा। मुझे ये जो सूरत हाल है कश्मीर पे तो हम बात करें, मगर ये एक नई डायमेंशन है जो हम देख रहे हैं। किस तरह से देखते हैं सूरत हाल को, ये नॉन कमिटल और भारत का इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से ये रवैया और उन मुआहदों के हवाले से रवैया जो कि इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो है वो साइन हुए हैं? सबसे पहली बात ये कि जब 370 और 35A ख़त्म किया भारतीय पार्लियामेंट से ख़त्म किया गया, तो वो यहाँ ये ज़रूर एहतजाज हुआ है जी कि गवर्नमेंट ने शायद प्रीएम्प्ट नहीं किया था और उस हवाले से तैयारी नहीं थी। तो अब ये जो नेक्स्ट हम देख रहे हैं, मेरा ख्याल है कि अब इंडिया इस स्टेज पे किसी इंटरनेशनल मुआहदे को भी नहीं मानेगा और दो तरफा मुआहदे तो बिल्कुल भूल जाएं। और इतलात ऐसी हैं कि पानी के हवाले से, चूँकि वो बड़ी अरसे से ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान को हम पानी बंद करेंगे, तो वो करने जा रहे हैं। अब पानी भी आपकी वो नहरें निकालें या जो भी करें आपको, क्योंकि वो उन्होंने ऐसा आपको उलझाए रखा इतने सालों तक। आपने यहाँ डैम्स उस तरह से नहीं बनाए क्योंकि जाहिर है वो कोई छोटी सी अक़लियत उठती थी और वो मुखालफत करती थी। और आप डर के पीछे हट जाते थे कि नहीं नहीं नहीं, नहीं हम देखें ये वो जो बात आजकल भी हो रही है कि जी वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है मुल्क में और मुल्क तरक्की कैसे करेगा, ये खौफ जो है हमें रहा, जिस वजह से हम आज भुगत रहे हैं। और ये मुद्दत से ये माहिरीन कह रहे हैं कि अगर नेक्स्ट पाक भारत जंग होगी तो वो पानी पे होगी। जाहिर है पानी जब नहीं आएगा आपके पास और आपको ये ज़मीनें आपकी बंजर हो जाएंगी तो उसके बाद ऑप्शन कोई नहीं रहेगा।
उससे पहले अलबत्ता कश्मीर का एक मामला इंडिया ने छेड़ के और ज्यादा मामला गड़बड़ किए हुए, लेकिन मुझे लगता है कि हम इस चक्कर से हमें अब निकल आना चाहिए कि जी हम बात करेंगे। वो किसी ट्रीटी को मानते ही नहीं है, दो तरफा भी नहीं मानते और इंटरनेशनल भी नहीं मानते, इसलिए मेरा ख्याल हमें इसका कोई और हल निकालना पड़ेगा और फौरी निकालना पड़ेगा। हमें इन ट्रीटीज से निकल के निकालना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल जाना पड़ेगा कि हमने फ्यूचर में सिक्योर कैसे करना है अपने मुल्क के किसान को और खुराक। एक तो अभी तो एक फौरी खतरा है ना अयाज खान साहब, एक तो ये फौरी खतरा है और कश्मीर वाला मामला भी हमारे पानी के साथ ही जुड़ा हुआ है। मगर फारूक हबीब साहब, क्या हुकूमत के पेश नज़र ये बात है कि अब ये चीज़ कश्मीर से निकलकर पाकिस्तान और भारत के दरमियान मामलात हैं वो इस तरह से भी जो है वो हमारे लिए ख़तरा बने हुए हैं, हमारे लोगों के लिए ख़तरा बने हुए हैं, और अभी आने वाले दिनों में तो ये बारिशें हो रही हैं, सैलाब का जो है वो और ज़्यादा जो है वो ख़तरा, और हमारे पास कोई डेटा नहीं है, हमारे पास कोई तरीका नहीं है कि हम अंदाज़ा लगा सकें कि किस तरह से कितना पानी जो है वो भारत की तरफ से आ रहा है। देखें, बात बुनियादी तौर के ऊपर देखी जाए तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो है वो कश्मीर तो एक बुनियादी मसला है, वो रहेगा। और जहाँ तक रही पानी के हवाले से बात, तो ये आज का इशू नहीं है, इसके ऊपर आपके इल्म में है कि बहुत देर पहले से जो है वो भारत ने जो है वो हमारे जो दरिया हैं उन दरियाओं के ऊपर आपके इल्म में है डैम्स बनाने शुरू किए, जिसके ऊपर आपके इल्म में है कि एक बड़ा मशहूर जो केस बदकिस्मती से जो है वो जिसके ऊपर हमें शिकस्त का भी सामना करना पड़ा वो बगलिहाट डैम का था, जिसके ऊपर उसको सही अंदाज से जो है वो केस को तैयारी के साथ जो है वो माजी की हुकूमतें जो है वो इंटरनेशनल आलमी अदालत के अंदर जो है उसको लड़ने के अंदर नाकाम रहीं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और भारत तो किसी सूरत पाकिस्तान की बनने के वक्त से ही पाकिस्तान को जो है उनको बर्दाश्त नहीं है, हमेशा से जो है वो पाकिस्तान को जो है वो धोखा देते रहे हैं। ये माहदे हमेशा से होते भी रहे हैं, मौजूद भी रहे हैं, लेकिन इन माहदों को हमेशा से भारत जो है वो डिनाई करते आया है। लेकिन मामला ये है, फ़र्क ये है कि पहली बार आपका जो एक नैरेटिव है उसको इंटरनेशनल दुनिया उसके ऊपर कान धर रही है, उसको सुन रहे हैं लोग। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने ये जो 370 और 35A जो आर्टिकल इन्होंने ख़त्म किया है, जो उनकी एक जो एक डिस्प्यूटेड हैसियत थी उनके आइन के अंदर, उसको ख़त्म करके अपने आइन का हिस्सा बनाया। उसके बाद एक दुनिया ने फैशिस्ट शक्ल देखी है मोदी की, बीजेपी हुकूमत की, और उसको पूरी दुनिया जो है वो उसको कंडेम कर रही है। हमने अपना केस जो है भरपूर अंदाज से आलमी दुनिया के सामने लेकर गए और लोगों को पता है कि दोनों तरफ जो है वो दोनों तरफ एटमी कूदते हैं। आप केस की हद तक तो फारूक भाई बात ठीक है, बट वो जिस तरह से अयाज खान साहब ने कहा वो तो मानने को तैयार ही नहीं है ना कि आगे आपका ये मुआहदा है, अब वो अगर एक तरफा इकदाम उठाए जाते रहे, और ये तो पाकिस्तान की कश्मीर की तरह जो है वो पानी वाला मसला। देखे रहमान, एक लिमिटेशन हमें समझनी पड़ेगी कि जो हमारे दरिया हैं, जो हमारा पानी है, मोस्टली जो है ये आपको कश्मीर की साइड से और जो भारतीय पंजाब है उसकी साइड से ये दरिया निकलते हैं। तो हम जो है वो रिसीविंग एंड के ऊपर हैं, जिस बुनियाद के ऊपर उस वक्त भी जो है ये माहिदा हुआ था। लेकिन यकीनन ये एक और चीज़ है जो कि पाक भारत जो है वो ताल्लुकात के अंदर मजीद कशीदगी के अंदर इजाफा करेगी। जो अयाज साहब ने बात की जंग के हवाले से, आबी जारियत के हवाले से, उनकी इस बात से मैं मुतफिक हूँ, इस बात को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन हमारे पास जो ऑप्शंस मौजूदा तौर पर क्या अवेलेबल है, वहां से तो जो मौजूदा ऑप्शंस हैं, बार धमकियां दी जा रही है। मगर मेरीन अनवर राजा साहबा, हाँ जी मैं एक मिनट जरा मुझे दे, मेरीन अनवर राजा साहबा, हम क्या कर सकते हैं? भारत जो कुछ कर रहा है और कश्मीर में और ये पानी के हवाले से, आज बिलावल भुट्टो ने कह दिया कि अगर कश्मीर को बचाना है तो फिर ये सिलेक्टेड हुकूमत को जो है वो घर भिजवाना होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला हबीबिका अल मुस्तफ़ा वला अलैहि वसल्लम या कादिरो या नाफिउ। शुक्रिया रहमान। भारत इस वक्त एक जालिम और मुंह जोर मैं समझती हूँ कि एक कार्रवाई कर रहा है, जिसको रोकने के लिए आज से डेकेड्स पहले जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद साहब ने ये सोचा था कि अगर पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट ना बना, अगर हमने इसको एक न्यूक्लियर स्टेट ना बनाया तो भारत जो है ये जो कार्रवाइयाँ ये कर सकता है। आज आपने देखा ये कर रहा है। अब आप देखें कि इंडस वाटर ट्रीटी का जो आर्टिकल 4 है, आज उसको वायलेट करते हुए भारत पाकिस्तान को
वाटर पानी के ऊपर ब्लैकमेल कर रहा है और पानी छोड़ के जब हमें जरूरत थी उसने नहीं दिया। जाहिर है जिस ट्रीटी में जो मामलात लिखे थे उसके मुताबिक नहीं चला, जो नेहरू साहब और पाकिस्तान के दरमियान हुई थी वो नहीं की। आज भारत मुंह जोर एक नाग की तरह फन फैलाए हुए है। ठीक है, हुकूमत अपनी जो भी कार्रवाई कर रही है, अच्छा। मैं समझती हूँ कि हुकूमत एक्सपेडाइट कर रही है, करना चाहिए, मगर पाकिस्तान ने ऐसा क्या किया, पाकिस्तान की हुकूमत ने ऐसा क्या किया कि भारत एकदम मुंह जोर मैं घोड़ा तो नहीं बल्कि कहूंगी मुंह जोर नाक की तरह पाकिस्तान को डसता चला जा रहा है। आज बड़े ध्यान से, बड़े सोच समझ के एक चीज और एक पहलू को देखना पड़ेगा कि जहां वो हमें पानी भेज के, हमें फ्लडेड करके हमें कमजोर करना चाह रहा है, कि दूसरी तरफ कोई और एक्शन तो नहीं ले रहा। आज भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो टूट चुका है, वो एब्रोगेट हो चुका है, क्योंकि आर्टिकल 370 जो उस वक्त वहां के लीडरान ने किया था, जो उस वक्त एक बनाया गया था, वो उसने खुद तोड़ दिया है। तो इसलिए तो मैं ये समझती हूँ कि जो जम्मू और कश्मीर की आवाम जो इस वक्त मजालिम उठा रही है और दुनिया देख रही है, हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि दुनिया इसको किस तरह ले रही है। अमेरिका ने जरूर कहा है कि मैं ट्रंप ने कहा है कि मैं सालसी की पेशकश करता हूँ और मैं करूंगा, मगर हमें उस पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि 60s में भी मैं शायद इससे बड़ा फिर हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं। चले मुझे एक ब्रेक लेने दे, मैं मेरीन अनवर राजा साहिबा, मुझे एक ब्रेक जरा लेने दे, मैं जरा ब्रेक के बाद वापस आता हूँ। मैं जरा चाहता हूँ जरा ब्रेक के बाद इस पर जरा बात कर ले। एक ब्रेक ले रहे, वापस आ रहे, इस इशू पे भी बात करेंगे और फिर एहतसाब वाला मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 1 साल में कैसा चला है, इस पर बात होगी। इस ब्रेक के बाद आ रहे ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। बात जाने से पहले, ब्रेक पर जाने से पहले आबी जारियत के हवाले से और कश्मीर के हवाले से हो रही थी, मगर अब मैं जरा बहस को आगे चलाना चाहता हूं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत 1 साल मुकम्मल हो गया और एहतसाब का जो अमल है वो इस 1 साल में कैसा रहा, ये आम बात है। मगर आज इस हवाले से एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया कि एहतसाब अदालत के जो जज हैं अरशद मलिक साहब, उनकी खिदमात वापस जो है वो उनकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन लाहौर हाई कोर्ट के सपुर्द कर दी गई हैं और बयान हल्फी और प्रेस रिलीज के बाद जो है वो ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि वो मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए हैं। कल सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से बड़ा अहम फैसला करने वाली है। आसिफ सईद खोसा साहब जो है वो उन्होंने भी गुज़िश्ता रोज रिमार्क्स दिए थे। सायरा अफजल तारड़ साहबा मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद हैं, अभी जरा बाकी लोगों से बात करते हैं, बट सारे साहबा पहले मैं आपसे जरा बात कर लूँ। इस केस को लेकर बहुत ज्यादा बात हो रही है। वीडियो जब आज सामने आई थी उस वक्त भी मुस्लिम लीग नून ने पूरा एक मुकदमा बिल्ड करने की कोशिश की थी। कल अब जबकि फैसला होने जा रहा है तो क्या तवक्को क्या है आप लोगों की? बहुत शुक्रिया रहमान साहब। पहले तो मैं मतलब मामला अदालत में और आला अदलिया में है, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह इंसाफ होगा। लेकिन एक चीज जो मुझे जिस दिन से ये केस चल रहा है मैं बहुत हैरान हूँ। देखिए, फैसला ये करना था कि क्या ये वीडियो असली है या नकली है, और इसकी पूरी इसकी होती फोरेंसिक रिपोर्ट होती, और उसके बाद जाहिर है आगे जो भी प्रोसीडिंग होती वो ये करते। आप गौर करें कि पूरा केस किस चीज पे चल रहा है, कि वीडियो क्यों बनी, किसने बनाई, कैसे बनी। अब देखें, वो सारी चीज तो अपनी जगह, जितने भी इसके करेक्टर्स थे आपने उनको पकड़ भी लिया, कई मुल्क से बाहर हैं, मतलब वो लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे उन सब से FIA ने इन्वेस्टिगेशन की। मेरा गुजारिश ये है, एक जज की वीडियो सामने आती है, वो जिन लोगों ने बनाई, जिन्होंने उनको ब्लैकमेल किया, वो सारी अपनी जगह प्रोसीडिंग, लेकिन क्या पहला कदम ये नहीं होना चाहिए था कि ये देखते कि ये वीडियो असली है या नकली? अच्छा, जिस जज ने इतना बड़ा फैसला कर दिया है, क्या वो बयान हल्फी ये नहीं देगा कि मुझे ब्लैकमेल किया गया है? मेरा एक सवाल है आपसे, हाँ, जज साहब क्यों मिले हुसैन नवाज को? वो जज थे। ठीक, जज साहब क्यों मिले मियां नवाज शरीफ को? मतलब आपके पास एक केस है, आप उस मुजरम को या मुलजम को आप मिल रहे हैं, और मुझे ये लगता है कि जिस तरह चीजें सामने आ रही हैं, और FIA को बहुत सारे आपने देखा होगा कि जिन लोगों ने बताया, कल ये कहा गया, देखें कल ये कहा गया कि आप खुद भी तो अदालत में जाए ना, आप खुद ये मामला फिर अदालत में क्यों नहीं ले गए?
ये PMLN चली जाती है अदालत में ये मामला लेकर, कहती है कि जी कि ये चीजें सामने आई हैं, इससे इस तरह से मामला है, तो आप जो है वो मियां साहब को रिलीफ दे दे। देखिए वो तो मुझे लगता है कि जो भी उन्होंने किया होगा, जो भी उनके लीगल एडवाइजर्स हैं या जो भी उनके वकील वकला हैं, लेकिन एक चीज मैंने मरियम नवाज से खुद बनफ्से नफीस पूछी जिस दिन मैं सरगोदा के जलसे में थी। अच्छा, वो क्या? उसने कहा कि यकीन करो कि मुझे फोन आया और उन्होंने एक मोबाइल फोन में जो कि सिम के बगैर था, उन्होंने कहा जी कि ये है, और ये जिस वक्त अब्बू जेल में गया उसके कोई 1-2 दिन बाद आया और वो मुझे वो पकड़ा के चले गए। अच्छा। फोन में ये फिल्म कैसे बनी वो नहीं मालूम, किसने बनाई वो नहीं मालूम। अयाज खान साहब, राइट, ठीक है, मुझे 1 मिनट दे। आप ये देखें, और मुझे उम्मीद मैं करती हूँ कि जिस जज को ओहदे से हटा दिया गया, जिसके खिलाफ जजमेंट आ गई है, अब कम से कम देखें उसके फैसले भी तो एक क्वेश्चन मार्क। अयाज खान साहब, कोई फायदा, कोई कानूनी आपको लगता है कि नून लीग को जो है वो मिल सकता है? देखिए, सारा अफजल तारड़ साहबा जो भी कह रही हैं, ठीक है, उनके हद तक ज़ाहिर है उनकी पार्टी है, उन्हें उनको डिफेंड भी करना चाहिए। मेरा सिर्फ एक सवाल है, आप एक केस बिल्ड करते हैं, आप एक वीडियो पेश करते हैं, आप मीडिया के सामने पेश करते हैं कि ये है वो सबूत, जिसके बाद ये साबित हो गया कि नवाज शरीफ को गलत सजा दी गई, और जब आपसे पूछा जाता है कि जी वीडियो किसने बनाई, तो फिर आप डिसोन कर देते हैं। सबसे पहले आपको उसकी ओनरशिप लेनी पड़ती है और उसके बाद फिर आपको अदालत में जाना चाहिए था। आपको उसका फोरेंसिक कराते या पहले यकीन कर लेते कि ये बिल्कुल ऐसी है जैसे इसमें चीजें आई हैं। करा लिया फोरेंसिक। एक सेकंड सर। अच्छा, आप नहीं गए क्योंकि आप उसका सियासी मुकदमा लड़ना चाह रहे थे, अवामी मुकदमा लड़ना चाह रहे थे, आप अदालती मुकदमा नहीं लड़ना चाह रहे थे। अब आप कहते हैं जी नासिर भट्ट ने बनाई। मुझे यकीन करें रहमान, जब ये इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शहबाज शरीफ साहब की बॉडी लैंग्वेज आपके सामने, उसमें वो जिस तरह से बैठे हुए थे और बाकी लोग भी जिस तरह बैठे हुए थे, मुझे उस वक्त लगा था कि मरियम नवाज साहबा ट्रैप हुई हैं और इन्हें किसी ने ट्रैप किया है। अल्लाह ना करे कि मतलब इसी तरह हो जो मुझे लगा था और ये कल कोई इसी तरह से साबित हो। बहरहाल इससे आगे ज़ाहिर हम इस पे कमेंट कर नहीं सकते, कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा। तौर पर कल बिल्कुल ठीक, ये मामला ज़ेरे समाअत है, कल फैसला देना है। मेरीन अनवर राजा साहबा, आप क्योंकि खुद वकील हैं, तो क्या नून लीग को चाहिए नहीं था कि खुद अदालत में चले जाते? उस पर ना भी अगर आप देखें वो कल जो फैसला आना है, मगर बतौर वकील आप क्या समझती हैं कि क्या जो है वो इनको अदालत में चले जाना चाहिए था? रहमान, मैं बड़ी हैरान हो रही हूँ कि अभी अयाज साहब बैठे हैं और वो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब की बॉडी लैंग्वेज में से उन्होंने एक रिजल्ट निकाल लिया, फिर किसी और पॉलिटिशियन की बॉडी लैंग्वेज में से एक रिजल्ट निकाल लिया। भाई जो चीज़ नज़र आ रही है, यानी अरशद मलिक साहब की वीडियो नज़र आ रही है, मैं बिल्कुल एक ले पर्सन आपको बात कर रही हूँ, भाई उस पे आपका क्या ख्याल है? हाँ। हमारे साथ भी जुल्म हो चुका है, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद साहिबा के साथ हो चुका है, जजिस ने आपस में बात की है। ठीक है, हम इस वक्त ऑपोजिशन के अंदर एक शहबाज शरीफ साहब की बॉडी लैंग्वेज आपको बिल्कुल ठीक नजर आ रही थी। बात तो एक मिनट मेरी बात सुनो ना। अरे भाई बात सुने, भाई बात सुन लेना, बात। देखिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुझे बताएं। नहीं, आप मुझे ये बताएंगे कि आपको शहबाज शरीफ साहब की जो बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल ठीक लग रही थी? ये अच्छा है, आप मुझे इंटरफेयर करें, आप मुझे इंटरफेयर करें, ये अच्छा है। मुझे बात करने में काइंडली इंटरफेयर ना करें। मैं कह रही हूँ आप जो कह रहे होंगे ठीक कह रहे होंगे। मैं ये कहती हूँ कि फोरेंसिक भी कराएं, सब कुछ कराएं, बट जो अरशद मलिक साहब ने अपने मुंह से कह दिया कि मैं ब्लैकमेल हुआ, तो इंसान कुछ गलत करता है तो ब्लैकमेल होता है ना, बाकी तो सब चीजें चली गई, खत्म हो गई। सायरा भी कह रही है कि जी वो क्यों मिले, हाँ नहीं मिलना चाहिए था, मगर अब जो अरशद मलिक ने कह दिया ना, सिर्फ उनका एक बयान ही काफी है। और फिर जो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो जजमेंट है उसकी क्या हैसियत रह जाती? कोई हैसियत नहीं रहती। दूसरी बात मैं ये कहूँ कि हम लोग जब शहबाज शरीफ साहब ने जस्टिस कयूम के साथ बात की और वो ऑडियो सामने आ गई, तो ये जुल्म हम पे हो चुका है, मगर हम ये कहते हैं कि ये जुल्म आगे ना हो।
दूसरी बात, अच्छा। मैं आपके जो कश्मीर वाला मामला है उस पर सिर्फ एक जुमला कहना चाहती हूँ कि डिप्लोमेटिकली अगर आप ये देखें कि प्राइम मिनिस्टर ने शहजादा सलमान को यहाँ होस्ट किया, स्टेट गेस्ट बनाया, आज उनके जो मामलात इंडिया के साथ चल रहे, हिंदुस्तान के साथ चल रहे हैं, वो भी देखने चाहिए। और जो आपका यूएई है वो उसको स्टेट कोई अवार्ड देने जा रहा है, तो डिप्लोमेटिकली हम क्या कर रहे हैं? और अगर ट्रंप साहब कह रहे हैं कि मैं सालसी करूंगा, वो सालसी की बातें करते जा रहे हैं। यहाँ उन्होंने वाटर जो ट्रीटी है उसको भी ब्रेक कर दिया। ये बात थोड़ी सी हो चुकी है, ये बात थोड़ी सी हो चुकी है। मैं जरा बहस जरा आगे निकल गई, बट मुझे फरूक हबीब साहब से पूछना है। फरूक, अगर आपकी इजाजत तो मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, जरा ब्रेक के बाद आके मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा कि ये एहतसाब वाला मामला क्या ये क्वेश्चनेबल हो गया है इस साल के बाद, आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। फरूक हबीब साहब, नून लीग कहती है कि जी कि हमें और कोई फायदा मिले ना मिले, कानूनी तौर पे तो जाहिर बात है कल जो है वो इसका फैसला होना है, मगर वो सियासी तौर पर वो कहते हैं कि हमारा जो है वो मौक़िफ़ जो है वो इससे मजबूत हुआ है। देखिए क्या मौक़िफ़ मजबूत हुआ है इनका सियासी तौर के ऊपर, इनकी सारी लीडरशिप जो है वो जेल के अंदर मौजूद है, और ऐसी सियासत का क्या फ़ायदा? सियासत इंसान जो है या तो इज़्ज़त के लिए करता है या खिदमत के लिए करता है, तो ये तो अपनी ज़ाती खिदमत ही करते रहे, जिसकी वजह से आज जो है वो जेलों का सामना है। अभी ये वीडियो में बात कर रही थी कि वो जज साहब जाके हुसैन नवाज़ को क्यों मिले, नवाज़ शरीफ साहब को क्यों मिले, तो नवाज़ शरीफ साहब जो है वो वाकई इतने शरीफ और इतने भोले थे कि उनको ये नहीं पता था एक जज मिलने आ रहे हैं। मैं इनसे ये सवाल करता हूँ कि नवाज़ शरीफ साहब क्यों उस जज को मिले, हुसैन नवाज़ उस जज को क्यों मिले? क्योंकि बदनीयती के ऊपर मबनी था सारा मामला, उसको ब्लैकमेल करना चाहते थे। और ये क्या आज कहते हैं कि हमारा इस वीडियो से कोई ताल्लुक नहीं है, से क्यों मिले? बाकायदा तौर के ऊपर मैं तो ये सवाल करूंगा ना कि फिर दोनों एक दूसरे से क्यों मिले? दोनों एक दूसरे से क्यों मिले, ये आपका सवाल है, और इसका कल का फैसला जो है वो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट कर देगी। लेकिन जो बात हम फैसले से पहले कर सकते हैं अपने एक ख़ास दायरा कार के अंदर रह के, वो हम कर सकते हैं। इसके ऊपर पहले भी डिबेट हो चुकी है बहुत सारी। लेकिन मामला ये है कि आज क्या इन्होंने जो इनके असल में केसेस थे, पनामा केसेस थे, उसके अंदर क्या ये अपनी मासूमियत साबित कर सके? बिल्कुल नहीं कर सके। फोर्ज डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इन लोगों ने वहाँ पर जमा करवाए, मनी ट्रेल जो है वो ये सबमिट नहीं वहाँ पर करवा सके थे। तो ये किस बात की ब्लैकमेलिंग कहते हैं, किस बात की जो है वो ये रिलीफ चाहते हैं? ये सारे का सारा केस जो है ये मरियम नवाज ने बहुत जल्दबाजी के अंदर शहबाज शरीफ के ऊपर एक किस्म का उन्होंने अपना डिफेक्टो मार्शल लॉ नाफिज करने के लिए उनको तेजी थी, जिसकी वजह से पहले भी उन्होंने मियां साहब को जेल पहुंचाया। अब उसी तेजी के अंदर जो है वो नासमझी के अंदर जो है वो खुद भी जेल पहुंच गई हैं, और मामला तो इनके वहीं पे खड़े हैं। तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है वो कहती है कि हमने कोई और काम इस एक साल में किया हो या ना किया हो, एहतसाब का अमल हमने जरूर जो है वो तेज कर दिया और इसको जारी रखा हुआ, तो ये क्रेडिट जो है वो आप हमें जरूर दें। देखे मैं ये समझता हूँ मुस्लिम लीग नून का, देखिए मैं इन्होंने हर जो हमारा बंदा, अभी आप अंदाजा करें कि ये खुद कह रहे थे कि इन्होंने क्या करना है, इनकी तो सारी लीडरशिप जेल के अंदर है। मैं आपको बताऊं रहमान के हर आने वाला बंदे का जो जेल में जाता है ना, जो हमारा स्टांस है कि ये सिलेक्टेड विक्टिमाइजेशन है और ये सियासी मुकदमे हैं, वो मजीद एस्टेब्लिश होता है। इस वक्त जो पाइपलाइन में लोग हैं मैं उनको कईयों के आपके नाम बता सकती हूँ। अच्छा, जो जिन्होंने गिरफ्तार होना है पाइपलाइन में जी, जो टॉक शोज में जाते हैं उनको नोटिस आ जाते हैं। आपको कैसे पता है? आप तो उन पे इल्जाम ये लगाती हैं कि पीटीआई वाले नाम लेते हैं, अब तो नून लीग वाले आप खुद नाम ले रहे हैं। रहमान मेरी गुजारिश पता है, आप खुद अपने आप से पूछें, तमाम मीडिया ऑफ द रिकॉर्ड हमें कहता है तो ये ज्यादती हो रही है। अच्छा, पता नहीं, मैं एक मिनट अयाज खान साहब से पूछ लेते हैं। अयाज खान साहब ये क्या हुकूमत एक साल में जिस तरह से एहतसाब का प्रोसेस चला, क्या हुकूमत मजबूत हुई है एहतसाब के प्रोसेस से, या हुकूमत जो है वो कमजोर हुई है? जिस तरह से अपोजिशन कह रही है कि भाई अब ये हर किसी को पकड़े जा रहे हैं और इन्होंने कहीं पर जो है वो सुकून नहीं लेने दिया, ना मुल्क को ना सियासत को। देखें, हुकूमत की मजबूती या कमजोरी ये एहतसाब के अमल से नहीं आएगी। हुकूमत जब तक आम आदमी को रिलीफ नहीं देगी, हुकूमत मजबूत नहीं हो सकती। ये सीधी और लिखी पड़ी बात है।
और जब PMLN ये बात करती है सिलेक्टेड उसकी एहतसाब की, तो उसमें वजन इसलिए बढ़ जाता है कि हमने देखा एक वजीर इनका जो साबिक हो गया अंदर गया था वो बाहर आ गया और एक इस वक्त अंदर है, और बेशुमार जाहिर है इधर भी ऐसे लोग हैं जिन पे नैब को हाथ डालना चाहिए, जो नैब नहीं हाथ डालती, और जब नहीं डालती तो फिर नून लीग को और पीपल्स पार्टी को ये मौका मिलता है। और बिल्कुल ठीक वो ये जवाब बताते हैं कि जी ये सिलेक्टेड एहतसाब हो रहा है। उसकी वजह ये कि आप उसका जब क्रेडिट लेना शुरू कर देते हैं ना कि ये देखें जी हमने ये पकड़ लिया और फलां पकड़ा जाएगा, वो सारा ठीक कह रही हैं कि वो पाइपलाइन में ज़ाहिर है अगर नोटिस मिल रहे हैं तो वो बताते तो होंगे, वो पता नहीं इनको भी शायद को नोटिस मिला होगा, इनसे भी पूछ लें। तो ये बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मैं फारूक आप कुछ कहना चाह रहे थे बिफोर आई गो टू मेरीन अनवर आजा। देखें रहमान, जो जब ये बात करते हैं ना जी सिलेक्टेड एहतसाब की, देखें सिलेक्टेड एहतसाब किस बात का सिलेक्टेड एहतसाब है? देखें ये जिन केसेस के अंदर हुए हैं ये वो तमाम केसेस हैं जो हमारी हुकूमत के अंदर नहीं बनाए गए, ये इनकी अपनी हुकूमत के अंदर सामने आए थे। पनामा केस नवाज शरीफ वजीर आजम थे, जो इनका ये टीटीओ का केस था वो सारा उसके अंदर आ गया। आप एक आधा एक एक्सेप्शनल केस की बात करते हैं, मामला ये है कि ये जितने LNG का केस है ये तो उसी वक्त इनकी गवर्नमेंट के अंदर उसका शोर पड़ा हुआ था। हमारे अपने अलीम खान पकड़े गए हैं, सफ्तैन खान जो है वो पकड़े गए हैं। मौजूदा हुकूमत का कोई करप्शन का स्कैंडल तो सामने आए, 40-40 साल से इक्तदार के अंदर ये लोग बैठे हैं, 3-3 बारियां ये ले चुके हैं। मुकमुका इन लोगों ने किया हुआ था। खुदारा एहतसाब का अमल आगे बढ़ने दें, हमें कोई किसी क्रेडिट की जरूरत नहीं है। हम तो कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की हाकमियत होनी चाहिए, उसको आगे चलना चाहिए। ये जस्टिस कयूम रिटायर्ड जैसे जज ढूंढ रहे हैं जो बदकिस्मती से वो कहते हैं कि पकड़े हमें तब जब हमारा कोई स्कैंडल हो, जब हमारा कोई स्कैंडल नहीं है तो फिर किसी ने हमें क्यों पकड़ना है? देखिए, अभी आपने सवाल किया था कि जो एहतसाब का अमल है क्या इससे हुकूमत पिछले 1 साल में कमज़ोर हुई है या मजबूत हुई है? जहाँ तक एहतसाब है तो वो तो एहतसाब नहीं है, इंतकाम है। और नैब के ऐब इनको बहुत जल्दी नज़र आना शुरू हो जाएंगे। नैब अगर हाथ डालता है तो क्या है जो इनके वजीर बैठे हुए हैं इनके साथ कैबिनेट में, ये नैब ज़दगान नहीं है? इन पे नैब के केसेस नहीं है? ये क्यों खामोशी है? अलीमा खान जो इमरान खान की बहन है वो बिल्कुल आराम से आती हैं और चली जाती हैं। जरदारी साहब के ऊपर केस बनाया जाता है और फिर उनको अभी कन्विक्ट ही नहीं हुए और जेल में डाल दिया जाता है। ये इंतकाम है ना। आप देखें कि नवाज शरीफ साहब जेल में हैं, आसिफ अली जरदारी साहब जेल में हैं, मरियम साहिबा को अंदर किया हुआ है, ख्वाजा सलमान ख्वाजा साद रफ़ी अंदर हैं, फरियाल तालपुर अंदर हैं। गरीब आदमी की जिंदगी पे क्या असर पड़ा? कहाँ गया वो दावा के पेट्रोल सस्ता करेंगे? कहाँ गया वो दावा के गरीब को रिलीफ देंगे? इस वक्त मुल्क से ब्रेन ड्रेन हो रहा है। इस वक्त मुल्क में एक ऐसी खौफ की सिचुएशन तारी है कि इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। और ये जो कहते हैं ना कि हमने इंपोर्ट्स को बढ़ाया और जो एक्सपोर्ट्स नहीं इंपोर्ट्स को कम किया और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया, भाई डॉलर ही आपने इतना महंगा कर दिया कि वो कोई यहाँ पर चीज लाके बेच ही नहीं सकता। आप कह रहे हैं करने वाले जो काम है वो नहीं किए और एहतसाब। अच्छा, अगर के बाद आप बात कंटिन्यू कर ले, मुझे एक ब्रेक लेनी पड़ी। हाँ ठीक है, एक ब्रेक के बाद जरा कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद, वक्त कम है, मैं बहस को समेटना चाहता हूँ। फरूक हबीब साहब, क्या वाकई हुकूमत ने बंदे पकड़ने के अलावा और कोई काम नहीं किया? देखिए, मैं नहीं समझता कि जमहूरियत के अंदर अकाउंटेबिलिटी भी एक इसका हुसन होता है और उसके साथ साथ मामला चलता है, लेकिन माजी के अंदर अकाउंटेबिलिटी के इदारों के अंदर भी ऐसे लोग बैठाए जाते थे जो कि ख़ुद नायबज़दा होते थे और मुकमुका होता था, और जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ये ऑब्जर्वेशन देती थी कि नैब आज हमारे सामने फौत हो गया। लेकिन जो इदारे जिस मकसद के लिए बनाए हैं उन इदारों को उसके ऊपर अपना काम करना चाहिए। बाकी हुकूमत की अपनी तरजीहात हैं, उनके ऊपर हम जो है वो अपना काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने पिछले 1 साल के अंदर जो माशी बहरान मिला, इनकी लगाई हुई आग को हमने बुझाया। आज करंट अकाउंट डेफिसिट को हमने कम किया, पाकिस्तान रिलीफ आपको इन्हीं अदालतों से मिलना है, ये वाला अमल आगे इसी तरह से चलना है। आज देखें
एक आपका एतराज था वो दूर कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, जो है वो आज जज साहब के हवाले से जो फैसला दिया, तो मेरा ख्याल है चलने दे, फिर इदारों पर एतमाद करें। रहमान मैं सिर्फ एक बात कहूंगी, जिन एहतसाब से इदारों की बात कर रहे हैं उनके चेयरमैन हमारी ही गलती है, तो ये ऐसे लोग लगाते थे, ये वैसे लोग। और मैं एक चीज आपको बताऊं, आप भी सवाल करते हैं, PTI वाले भी जवाब देते हैं। सबसे पहली चीज कि इस पूरे एहतसाब को इन्होंने खुद कॉन्ट्रोवर्शियल किया। अच्छा, और अगर चलिए एहतसाब भी कर लेते वो ही ढंग से कर लेते, ये वाकई चोरों को पकड़ लेते अक्रॉस द बोर्ड। मतलब राना सनाई और शाहिद खान अब्बासी के पकड़ने के बाद और एहसन इकबाल के स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाने के बाद उनको बुलाने के, ये लोगों को बेवकूफ समझते हैं। ठीक है, राइट। मेरीन अनवर राजा साहबा, योर फाइनल कमेंट जी। लोगों को खाना दें, उनके लिए बेहतरीन। जी, मैं तो सिर्फ ये कहूंगी कि एहतसाब नहीं हो रहा है, इंतकाम हो रहा है। और रैब का इदारा एक डिक्टेटर ने बनाया था जालमाना कब्जा करने के लिए। जब एंटी करप्शन लॉज मौजूद है, बाकी कवानीन मौजूद हैं, तो फिर इस इदारे की क्या जरूरत है? अगर पिछले दौर में ये नहीं खत्म किया गया तो खत्म होना चाहिए, जरूर खत्म होना चाहिए। दूसरी बात ये कहना चाहिए, मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।